हेलो एवरीवन, यूपीएससी वाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट अवर नेबर नेपाल। नेपाल में अभी रिसेंट में नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के साथ इंडिया में डिबेट डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं कि ये जो अपकमिंग गवर्नमेंट है ये इंडिया के साथ कैसे रिलेशन बनाएगी। मोस्ट ऑफ द जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, नेगेटिव स्टांस ले रहे हैं कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप की जो पॉसिबिलिटी है वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं खराब होने की ज़्यादा है, बल्कि पॉजिटिव होने के चांसेस कम है। और इसके कुछ बेसिकली रीजंस हैं। उस वो रीजंस हैं एक्चुअल में पास्ट में छुपे हुए। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि एक्चुअल में ये पहले भी 2 बार प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रह चुके हैं और सोशलिस्ट लीडर के तौर पे या कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट लीडर के तौर पे रिकॉग्नाइज करे जाते हैं। और जब भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात आती है तो हम लोग चाइना को इमेजिन करे बिना नहीं रह सकते। इनके जो रिलेशनशिप है, इनकी जो क्लोजनेस है वो चाइना के साथ ज़्यादा दिखती है। और जब भी चाइना की बात होती है तो इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप की बात होती है वो कहीं ना कहीं सेटबैक वाली होनी शुरू हो जाती है। यही रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो एक तरीके से कयास लगा रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप डेट्रॉइट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर हमें इन चीज़ों को एनालिटिकली समझना है तो थोड़ा सा हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। हम शुरुआत करते हैं 1990s से। 1990s के तौर पे 1990s के अगर हम पहले की बात करें तो वहां पे मोनार्कियल स्ट्रक्चर रहा है। और 1990s के दौर पे वहां पे एक माओस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम की डिमांड नेपाल में शुरू कर देता है। धीमे धीमे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्चुअल में क्लैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्लैश के साथ शुरुआत होती है इंडिया में इंटरफेरेंस की, कि बहुत सारे हथियार माओस्ट वगैरह के जो हैं अपने आप पे इंसर्जेंसी में इस्तेमाल करे जाते हैं। इसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी जो इंडिया की वो कहीं ना कहीं वीक होनी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से इंडिया वहां पे एक तरीके से टाई ब्रेकर के तौर पे वहां पे अपना जो रोल है उसको प्रपोज करता है। 2004 में किसी तरीके से 2004-5 के टाइम पे इंडिया इस चीज को मैनेज करता है और वहां पे एक टाई ब्रेकर की तरह रूल कहीं ना कहीं एक रोल जो है वो अपना प्ले करता है। धीमे धीमे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और 2013 आते आते तक नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होने के साथ यहां इंडिया के साथ होता है विश्वासघात। सबसे बड़ा विश्वासघात कि एक्चुअल में अगर नेपाल की हम जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका जो तराई रीजन है यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंडिया से कहीं ना कहीं जाके नेपाल में सेटल हुए लोग हैं। यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ कहीं ना कहीं क्लोज है। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनोखा ही प्रोविजन आता है। जैसे अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया में जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके राइट्स, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाता है। बट नेपाल में एक अनोखा ही स्ट्रक्चर निकलता है कि वहां की जो मेजॉरिटी नेपालियन है उनकी जो राइट्स हैं और प्रोविजन है उनको सिक्योर करने के वहां पे प्रोविजन होते हैं, और माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं इरोड करने की जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जाते हैं। अब इंडिया एक्चुअल में इस चीज को ऑब्जेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज हैं, जो इंडियंस वहां जाके सेटल हुए, उनके इंटरेस्ट का क्या। और यहां से डेडलॉक स्टार्ट होता है इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडिया अपना जो लेवरेज है कहीं ना कहीं देखा जाए गैसेस को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके वहाँ पे उस लेवरेजेस का इस्तेमाल करता है। और जो तराई रीजन में मधेशिया जो रहते हैं वो वहाँ पे ब्लॉकेट करा देते हैं। उसका पूरा एलिगेशन इंडिया के ऊपर आता है कि इंडिया ने ये ब्लॉकेट कराया। नेपाल में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है और वहाँ पे एक नई सरकार जो है वहाँ पे स्टेबल होती है। नई सरकार आती है वहाँ पे ओली और प्रचंडा के बीच में। अब यहां पे एक्चुअल में जब सरकार फॉर्म हुई, क्योंकि दोनों के पास किसी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो दो लीडर एक्चुअल में दो डिफरेंट वहां पे माओस्ट पार्टीज हैं या एक तरीके से कहा जाए सोशलिस्ट पार्टीज हैं, दो सोशलिस्ट पार्टीज हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन होता है और सरकार बनती है। एक ओली की पार्टी और दूसरी प्रचंडा की पार्टी। दोनों में एक एग्रीमेंट होता है कि 2.5 साल दोनों लोग सर्व करेंगे एज अ पीएम के तौर पे। अब ओली एक्चुअल में वहां पे 2.5 साल अपना टेन्योर पूरा करते हैं और उसके बाद जो पावर है वो ट्रांसफर करने में कहीं ना कहीं कुताही देना शुरू कर देते हैं। इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं इसी के साथ। ये सारा सिलसिला इनफैक्ट 2016 के बाद से शुरू होता है। अब जब इश्यूज क्रिएट हुए तो प्रचंडा एक्चुअल में फिर इंडिया के तरफ मूव करते हैं। इंडिया के साथ डिप्लोमेटिकली टाइप्स होना स्टार्ट होते हैं कि जो तराई रीजन के लीडर्स हैं उनके साथ मैनेज करके और जो प्रचंडा है वो सरकार बनाने के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं। और ओली भी
एक्चुअल में वहां पे इस डिबेट में आगे आते हैं और वो भी इंडिया के साथ नेगोशिएट स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बीच में वहां पे कहीं ना कहीं 2019 का जो इवेंट है जम्मू कश्मीर का, वो हाईलाइट हो जाता है। अब क्योंकि हमेशा ये कंट्रियों की टेंडेंसी रही है कि जब एक्चुअल में वो पॉलिटिकल सिचुएशन में कहीं ना कहीं घिरे होते हैं तो वो इंटरनेशनल मुद्दे को हाईलाइट करने लगते हैं और वहां पे अपनी पब्लिक में एक नेशनलिज्म का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं ग्रो कराने की कोशिश करते हैं। और यही एग्जैक्टली नेपाल में किया गया। 2019 में वहां पे जब जम्मू कश्मीर में सिचुएशन चेंज हुई, वहां पे 370 हटाया गया, उसके बाद जो मैप पब्लिश किया और वहां पे जो ओली एग्जिस्टिंग वहां पे उस टाइम पे पीएम थे, उन्होंने उस इशू को रेज किया और काला पानी जैसे जो लिपुलेख इस जैसे इशू को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। इसी बीच में कोविड स्टार्ट होता है, एक वहां की सिचुएशन डिग्रेड होना शुरू हो जाती है और फाइनली उसी के साथ एक्चुअल में वो जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाती है। गवर्नमेंट कोलैप्स होने के साथ वहां पे एक तरीके से टेम्परेरी अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं और जो वहां की प्रेसिडेंट थी वहां पे एक टेम्परेरी गवर्नमेंट रिस्टोर करने की कोशिश करी उन्होंने। बट उस चीज को कोर्ट में चैलेंज दिया गया और कोर्ट में जब चैलेंज दिया गया एक तरीके से वहां पे जो ओली थे उन्होंने वहां पे एक तरीके से सरकार गिरा के डिसॉल्व करा के नए फ्रेश इलेक्शन की डिमांड करी थी और उस चीज को प्रचंडा ने वहां पे कोर्ट में चैलेंज किया और फाइनली वहां पे सारी चीजों को रिस्टोर करने के साथ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया तब तक के लिए जब तक फ्रेश सिलेक्शन नहीं होते हैं। फ्रेश सिलेक्शन होने के बाद फिर से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि किसी एक व्यक्ति को एक्चुअल में क्या कहते हैं वहां पे मेजॉरिटी मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अब की बार एक्चुअल में प्रचंडा के जो पार्टी है उसको ज्यादा सीट्स मिली और ओली की जो पार्टी है उसको कम सीट मिली, लेकिन ये तब भी सफिशिएंट नहीं था सरकार बनाने के लिए और फाइनली दोनों लीडर को फिर से एक साथ आना पड़ा। इसी सब माहौल में प्रचंडा एक्चुअल में जब पुराने टाइम पे सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे इंडिया ने उनको बहुत ज्यादा असिस्टेंस नहीं किया। पहला रीजन ये हो सकता है जो कई सारे लोग एनालाइज कर रहे हैं। दूसरा रीजन के प्रचंडा एक्चुअल में कहीं ना कहीं चाइना के प्रॉक्सिटी ज्यादा रहे हैं और वो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि चाइना के साथ रिलेशनशिप इनके इंप्रूव हो और इंडिया के लिए सिचुएशन खराब हो सकती है। तो ये दो बेसिक कारण माने जाते हैं जिसकी वजह से इंडिया में डिबेट हो रही है। अब इसी चीज को लेके यहां पे चर्चाएं हैं। जैसे मैं आपको लोगों को पिक्चर बताऊं कि अभी जैसे आप लोग एक पिक्चर देख पा रहे होंगे कि जैसे ही वहां पे प्रचंडा एक्चुअल में अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ते के अंदर ही ये सारे मूवमेंट हुए, उसके बाद चाइनीज नेगोशिएटर नेपाली नेगोशिएटर्स के साथ यानी कि डिप्लोमेट्स के साथ वहां पे आके बातचीत करते हैं। बातचीत करने के साथ जो पुराने एग्रीमेंट है, रेलवे वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा वहां पे अगर तुम देख पा रहे हो यहाँ पे चाइना की तरफ से एड वगैरह की जो पिक्चर्स हैं, यानी कि ये दिखा रहा है कि सरकार बनते ही चाइना ने वहां पे डिप्लोमेटिकली अपने लिए एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर लिया है और जब एक्चुअल में चाइना के लिए प्लेटफॉर्म जनरेट हुआ तो इसी वजह से सभी लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि ये हमारे लिए एक नेगेटिव इशू हो सकता है। तो ये ओवरऑल कंडीशन है, बट अगर ऑब्जेक्टिफाई करूं इन सारी चीजों को या इनमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करूं तो जो मेन कारण है डिस्टेंस क्रिएट होने का, पहला कि कहीं ना कहीं उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा, जिस टाइम पे उनको सरकार बनानी थी वहां पे वो चीजें मैनेज नहीं हो पाई प्रॉपरली, तो वो उनका एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा इंडिया के साथ। दूसरा उनका अपना सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और तीसरा एक्चुअल में कहीं ना कहीं जो ओली ने जो मैटर्स उठा के गए थे वहां पे नेशनलिज्म के, वो भी मैटर्स एक्चुअल में कहीं ना कहीं इस चीजों के साथ कनेक्ट होंगे जो हमारे लिए फ्यूचर में टेंशन बढ़ाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि नेपाल हमारे लिए पूरी तरीके से चैलेंज बन जाएगा। जब भी ये बातें होती हैं तो हमें डिप्लोमेटिकली होप रखना होता है कि एक्चुअल में हम अपने लिए भी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ों पे वर्क करेगी, डेफिनेटली वहां पे नेगोशिएशंस स्टार्ट होंगे, मीटिंग्स होंगी और अपने लिए भी कुछ प्लान्स बनेंगे। और उसका कारण है कि करंट में चाइना के अंदर कोविड एक्चुअल में सीवियर हो रहा है, तो चाइना अपने इंटरनल इशूज को एक्चुअल में मैनेज करने में एंगेज होगा, तो वहां पे हमें एक स्पेस या लेवरेज मिल सकता है कि हम नेपाल को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली एंगेज करके अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकें। और ये फ्यूचर में होने वाला है इनफैक्ट। तो हम लोग इन चीज़ों पे नज़र बनाए रखेंगे और इसी चीज़ों से आप लोगों के आईआर के टॉपिक और जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो कनेक्ट होते हैं, वो चलेंगे। तो इसी चीज़ों को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।